का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। यूपी में एक तरफ चुनावी माहौल है तो फिर वहीं दूसरी ओर सियासी माहौल के बीच में आजमगढ़ शराब कांड की गूंज भी है। दरअसल आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है और अब इस शराब कांड पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, लेकिन मामले में अब तक 3 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है। अब अधिकारियों पर कार्रवाई के साथ साथ आजमगढ़ पुलिस ने इस मामले में 2 सेल्समैन और 2 शराब ठेके के मालिक रंगेश यादव को गिरफ्तार किया है। अब रंगेश यादव सपा प्रत्याशी रमाकांत यादव के करीबी बताए जा रहे हैं और सपा प्रत्याशी के भतीजे के नाम पर ही बीजेपी समाजवादी पार्टी के ऊपर अब हमलावर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे पर अखिलेश यादव से एक के बाद एक कई सवाल पूछे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि एसपी के नेता जिसकी बहन और उसका बेटा उनके ही परिवार में रहता है, ये रंगेश और अखिलेश का खेल लोगों की जान को ले लेता है। जहरीली शराब से लोगों की जान चली जाती है तो क्या अखिलेश और रंगेश यादव इस पर जवाब देंगे? मतलब ये साफ है कि आजमगढ़ शराब कांड की गूंज भी अब उत्तर प्रदेश चुनाव में मुद्दा बन रही है और इसको लेकर के आज चूंकि अनुराग ठाकुर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए समाजवादी पार्टी के ऊपर जमकर हमला बोला गया है, तो क्या अब चौथे और 5वें चरण तक जाते जाते ये मुद्दा भी गरमाता हुआ दिखेगा? क्योंकि आप ये देखें कि आज फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस अनुराग ठाकुर के द्वारा की गई है जिसमें समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने और आजमगढ़ में हुए शराब कांड को लेकर के समाजवादी पार्टी को घेरा है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका जो संबंध है वो इस शराब ठेकेदार के साथ जुड़ा हुआ है और ऐसे में इस सवाल जो उठाए गए हैं अनुराग ठाकुर की तरफ से उस पर अब राजनीति शुरू हो गई है और बीजेपी इसको एक बड़ा मुद्दा बना रही है और अब देखना यह है कि चुनावों के ऊपर इस मुद्दे का क्या असर होगा। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कुछ कहा। इनकी सरकार में इनकी पार्टी के ही लोगों ने गुंडे हो, अपराधी हो, आतंकी हो या शराब बेचने वाले माफिया हो, निर्दोष लोगों की जान को लेने का काम किया है। लेकिन अखिलेश यादव फिर चुप। ये रंगेश अखिलेश का खेल कोई गुजरात से, महाराष्ट्र से, तो शराब कांड को लेकर के अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव के ऊपर निशाना साधा और अब इस मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आप देख रहे हैं कि बेहद अटैकिंग मूड में है, लेकिन इसको किस तरह से देखा जाए और इसका इंपैक्ट क्या होगा चुनावों में, आज हम इस पर चर्चा करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय पहले आपके साथ करवा देते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। राजेश तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। राजेश जी बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। आनंद दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आनंद दुबे जी आपका भी स्वागत है। और अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी सरकार में। अशोक यादव जी आपका भी स्वागत है। आनंद जी आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि आजमगढ़ में जिस तरह से जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई, लेकिन उसके बाद जो सवाल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से उठाए गए उसको किस तरह से देखा जाए? क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ उनका कनेक्शन जोड़ते हुए आप लोग ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टियों का दरअसल संरक्षण है ऐसे लोगों को, ऐसा क्यों कहा जा रहा है आप लोगों की तरफ से? आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा मैं। चाहे देश में आतंकी घटना हो, जब उसके तार खुलने शुरू होते हैं तो वो भी जाकर किसी न किसी समाजवादी पार्टी के नेता से जुड़ जाते हैं। जहरीली शराब का कांड हो, उसका भी मुख्य आरोपी किसके घर से पकड़ा गया है बताने की आवश्यकता नहीं। समाजवादी पार्टी के जो चुनाव लड़ रहे हैं फूलपुर से रमाकांत यादव जी, उनका वो रिश्तेदार है और उनके घर से पकड़ा गया है। इसके अलावा जितने भी अपराध उत्तर प्रदेश में हो, चाहे मुजफ्फरनगर में दंगा हो, चाहे कोई भी, चाहे ये मथुरा का कांड हो, सबके तार घूम फिरकर समाजवादी पार्टी से जुड़ जाते हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि जो देश में जहर घोलने का काम करते हैं उनका भी समाजवादी पार्टी से कनेक्शन निकलता है और जो जहरीली शराब पिलाकर समाज में मौत का तांडव करना चाहते हैं उनका भी कनेक्शन समाजवादी पार्टी से निकल रहा है। यह बात का जवाब तो समाजवादी पार्टी को देना चाहिए कि आखिर गुंडे, माफिया, आतंकवादी, बलात्कारी, जहरीली शराब के जो आरोपी हैं, इन सबका जो कनेक्शन है वो समाजवादी पार्टी से ही क्यों निकलता है? ये समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है उसका बेहतर जवाब वही दे पाए। लेकिन आनंद जी, सरकार आपकी है, अगर उनका कनेक्शन उनके साथ है भी तब भी उस नेक्सस को तो आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। अब कनेक्शन इनके साथ जुड़ रहा है लेकिन जहरीली शराब आपकी सत्ता में लोग पी ले रहे हैं, भाई ऐसा कैसे हो जा रहा है? आप कोई जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं लेंगे आनंद जी?
मैंने बिल्कुल, आप देखिए कि तुरंत कार्रवाई की गई है, निलंबित किए गए हैं और मुख्य आरोपी को समाजवादी पार्टी के बाहुबली के घर से गिरफ्तार किया गया है। सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है। एक भी घटना बताइए जो उत्तर प्रदेश में घटी हो और सरकार ने उस पर तत्काल कार्रवाई न की हो। लेकिन घटना घटी कैसे? सरकार जहरीली शराब का कोई पहला मामला नहीं है ना आनंद जी। आनंद जी, पहला मामला नहीं है जहरीली शराब। देखिए, जहां अगर बार बार घटित हो रही तो इसका मतलब आपका जो तंत्र है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। नहीं, जहां भी जहरीली शराब का मामला आया है हमारी सरकार ने तत्काल कार्रवाई किया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी के समय में खुलेआम जहरीली शराब बेचा और खुलेआम कार्रवाई तो आप करेंगे, कार्रवाई तो आपको करनी ही पड़ेगी। सत्ता में है तो क्या कार्रवाई भी नहीं करेंगे? कार्रवाई करके ऐसे लोगों का हौसला पस्त करने की कोशिश की है। मुझे बताइए, सत्ता में है तो कार्रवाई तो आप करेंगे ना भाई। कार्रवाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? लेकिन ये कांड हो कैसे रहे हैं बार बार? वो प्रिवेंटिव काम क्यों नहीं हो पा रहे हैं? आप हर एक शराब कांड के बाद आप लोग ये कहते हैं कि देखिए अब पुनरावृत्ति नहीं होगी इसकी, लेकिन पुनरावृत्ति हो जाती फिर कहते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। सुन लीजिए आयुष जी, समाज में कुछ ऐसी बुरी ताकतें हैं जो हमेशा समाज में गंदगी फैलाने का काम करती है। ऐसी ताकतों के खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी की कार्रवाई चल रही है, चाहे वो समाज को तोड़ने वाली ताकतें हो, चाहे वो देश को तोड़ने वाली ताकतें हो, चाहे समाज में जहर घोलने वाली ताकतें हो। चलिए अशोक जी। हाँ, सुनिए। दरअसल इस हताशा के वातावरण में अंधे के हाथ में बटेर लग गई है। हेलो जी जी बिल्कुल अशोक जी, मैं सुन पा रहा हूं, अपनी बात रखें। हाँ, दरअसल होता क्या है कि हताशा के वातावरण में अंधे के हाथ में बटेर लग गई है। अगर कहीं कोई अपराधी शराब बेचता पकड़ा जाए, फांसी लगा दीजिए आप। इसमें आप अखिलेश जी का नाम क्यों जोड़ते हैं? 25 करोड़ की आबादी में एक अपराधी शराब बेचता है, आपने हमसे क्यों जोड़ दिया उसको? हमारे अखिलेश के द्वारा किए हुए लाखों चेक आपने देखे, उन्होंने टिकट किस तरह बांटे, अपराधियों को दूर रखा, माफियाओं को दूर रखा है, किसी आतंकवादी परिवार के आदमी को टिकट नहीं दिया। जितने भी नाम बड़े बड़े जो बाहुबली कहे जाते हैं उनको टिकट किसी को नहीं दिया। अंत में राजा भैया से कह दिया नमस्कार, हम तुमको मतलब पहचानने तक से मना कर दिया। एक आदमी ने पूरे प्रदेश के अंदर एक शानदार वातावरण बना के टिकट बांटे हैं और एक तरफ इनको मैंने कहा नहीं। अच्छा, मैं आपने सवाल से किया है चित्रांश जी, पूरे देश के अंदर सबसे अधिक लोग गुजरात में शराब से मरते हैं। एक बार 450-500 लोग मरे थे। अब मैंने एक शेर कहा था कि जाने कैसा जहर छुपा पैमानों में, लाशों का अंबार लगा मैखानों में। हम लोग हमेशा इस बात के विरोधी हैं अगर शराब बिके। मेरठ में कितने लोग मरे हैं, उन्नाव में कितने लोग मरे हैं, अलीगढ़ में कितने लोग मरे हैं, अधिकारी किसके हैं, कर्मचारी किसके हैं? अगर कोई मेरे जाति का कोई संबंधित आदमी गुंडई करता, पकड़िए, बंद करिए। लेकिन आज चुनाव में कोई मुद्दा नहीं मिला तो आपको ये मुद्दा मिल गया। भाई, ये हमारे प्रदेश के अंदर पिछले 5 सालों में हजारों लोग मरे हैं शराब से। ये तो नहीं, अशोक जी देखिए, ये सवाल तो देखिए था, इसलिए मैंने आनंद जी से कहा भी कि भाई सरकार आपकी, सत्ता आपकी, आपको तो करना है, एक तो कार्रवाई भी करनी है, ये केसेस ना हो इस पर भी आपको काम करना है। लेकिन अशोक जी आप मुझे एक बात बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता होता और उसका ठेकेदार के साथ कोई संबंध होता या वो ठेकेदार ही खुद भारतीय जनता पार्टी का नेता होता तो क्या अशोक यादव जी आज चुप होते? आप हमलावर नहीं होते? नहीं, अरे हम विरोध करते। मैं इसका क्यों समर्थन कर रहा हूँ भाई? मैं तो समझता हूँ समाजवादी पार्टी के नाम पर ऐसा आदमी कलंक है। ये रंजेश और जो भी हो, दुर्वेश रंजेश, ऐसे लोग समाजवादी पार्टी के नाम पे कलंक है। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर कोई आदमी पर्दे के पीछे रह के गलत काम करता है। अच्छा बताइए, अभी आज से 6-4 महीने पहले, 5 महीने पहले किस बेरहमी से 40 किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई, 28 घायल हुए, 4 मर गए। इससे बड़ी घटना तो हिंदुस्तान में कभी नहीं हुई। अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया था। जो अभी हमारे लखीमपुर महुआ है, जहां कल वोट पड़ने जा रहे हैं, पूरे देश दुनिया में ये देखा गया। जबकि शराब से मरने वालों की संख्या सर्वाधिक बिहार में है, सरकार किसकी है? सर्वाधिक गुजरात में है। आप उठाइए पिछले 8 साल का इतिहास, सर्वाधिक लोग गुजरात में मरे हैं और सर्वाधिक मरे हैं बिहार में। हमारे प्रदेश के अंदर मेरठ में, कभी उन्नाव में, कभी बरेली में 15 मरे, 20-25 मरे। आखिर ये सिलसिला रुकता क्यों नहीं है भाई? हमारा चाहे कोई भी हो, परिवार का हो, दूर दराज का हो, कोई भी हो, चलिए आपने खैर ये बात कही कि भाई कोई भी है, अगर समाजवादी पार्टी का भी है तब भी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप उस बात पर होनी चाहिए, ये कलंक हमारे दल पे है। बिल्कुल ठीक है, अब मैं इस पर सवाल नहीं लूंगा, ठीक है आनंद जी, अखिलेश जी समझ जोड़िए।
ठीक है, राजेश तिवारी मत जोड़िए इस बात को। राजेश। सपा की हवा चल रही वो चल रही है। नहीं ठीक है, अब हवा तो नहीं, किसकी चल रही है उसके लिए हम लोग 10 का इंतजार समाजवादी करते हैं। पार्टी सब लोगों की हवा है यहाँ पर। देखिए अब ठीक है राजेश जी, आनंद जी एक सेकंड, ठीक है अभी राजेश जी को भी बोलने दीजिए। अशोक जी और आनंद जी, ठीक है थोड़ा सा धैर्य रखिए। अशोक जी और आनंद जी दोनों लोगों के पास में आऊंगा, दोनों लोगों के पास में आऊंगा। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आनंद जी थोड़ा धैर्य रखें। अशोक जी थोड़ा सा धैर्य आनंद जी ठीक है, थोड़ा सा तिवारी जी बोला थोड़ा सा। राजेश तिवारी सुन लीजिए आनंद जी, हम आप अक्सर मिलते हैं। ठीक है, हाँ, राजेश तिवारी जी, ये जो आरोप प्रत्यारोप हो रहा है इस शराब कांड को लेकर के, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए आयुष भाई, सबसे पहले तो मैं इस घटना की निंदा करता हूं। ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए। समाज में जो भी मादक द्रव्य बेचने वाले लोग हैं, चाहे शराब हो चाहे गांजा हो, जो भी चीजें हैं इस पे सरकार का फर्ज है, सरकार की एजेंसियां, सरकार की जो पुलिसिंग है, इनके नारकोटिक डिपार्टमेंट है, उनको जो है त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी। दूसरी बात, हमारे काबिल मित्र हमारे भाजपा के प्रवक्ता बता रहे थे कि उन्होंने 5 साल में बिल्कुल शांति स्थापना कर दी है, किसानों के लिए कर दिया है, कर दिया। देखिए भाजपा के लोग, असली जहर तो भाजपा के लोग बोल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले, मेरी बात सुनिए, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, मेरी बात सुनिए। अभी कुछ दिन पहले इनके विहिप के, इनके हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष हैं राघवेंद्र सिंह, जो खलीलाबाद बस डुमरियागंज से शायद प्रत्याशी है, कहां से मैंने बताया, उनका बयान सार्वजनिक तौर से आया कि जो लोग भाजपा को वोट नहीं देंगे वो मुल्ले के बच्चे हैं, मियां के बच्चे हैं। ये बताएं कि ये हेलो जी राजेश जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूं, बात रखें अपनी। हिंदू युवा वाहिनी के इनके हैं, प्रत्याशी हैं भाजपा के, उनका बयान आता है कि जिन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया, मान लीजिए वो मियां के बच्चे हैं, देश के गद्दार हैं। मैं जानना चाहूंगा इनके मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, जो बड़ी एकता समरसता के, अभी बहराइच में झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे प्रधानमंत्री जी, उनका ध्यान बहराइच बगल में ये खड़े डुमरियागंज के, एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। रायबरेली में मंकेश्वर शरण सिंह के प्रत्याशी हैं, वो कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम इनकी दाढ़ी नोच के इनके पीछे बांध देंगे। ये समाज में जहर घोलने वाले लोग, जो अनुराग ठाकुर जी आज प्रस्वार्ता करके कह रहे थे, मैं ठीक है, मैं जहरीली शराब के खिलाफ हूं, इसके नेक्सस के खिलाफ हूं। यही अनुराग ठाकुर जामिया इस्लामिया में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कह रहे थे गोली मारो सालों को, जिसने गोली मारी थी, जिसने गोली चलाई थी, उसका इन लोगों ने समर्थन किया है। और आयुष भाई, सबसे शर्म की बात है, सबसे दुखद बात है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी धार्मिक ध्रुवीकरण के सहारे, इनकी पार्टी में मुख्यमंत्री खुद गंभीर अपराध के आरोपी हैं, जो कहते हैं अपराध मुक्त है। धनंजय सिंह जौनपुर में सब देख रहे हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई इन्होंने की। कम से कम 100 ऐसे विधायक, जो आपराधिक ब्यूरो का डाटा है उसमें कम से कम 100 ऐसे विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं जिनके ऊपर गंभीर अपराध है। जो वहां के राणा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उनके बारे में इनका क्या ख्याल है? सबसे बड़ी बात जो दुखद है, बहुत पापी लोग हैं, बहुत पापी हैं, इनकी लंबी भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में जो सबसे शर्मनाक बात है आयुष भाई, लखीमपुर कीरी कांड, मैं तो कहता हूं ये जलियांवाला बाग कांड की पुनरावृत्ति है। वहां तो अंग्रेजों ने माफी भी मांग ली, लेकिन ये जो कहते हैं प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका यश किसानों की हत्या कराने में है, दलित बालिका का रात में हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं। चलिए ठीक है, अब राजेश जी और आप लोगों ने बहुत सवाल खड़े किए, मैं इसका जवाब आनंद जी से लूंगा। मुझे एक जाने से पहले कई सवाल उठे थे और उन सवालों को लेकर के अब उनका जवाब लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ आनंद जी मौजूद हैं। आनंद जी जवाब दीजिए जो सवाल यहां पर उठाए गए अभी। जी देखिए, मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुना और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुना। इन लोगों ने बड़ी तुष्टीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण और बहुत सारी बातें कही। मुझे एक बड़ा अच्छा शेर याद आ गया कि वो जहर देता तो दुनिया की निगाहों में आ जाता, वो अगर जहर देता तो दुनिया की निगाहों में आ जाता, तो उसने यूं किया कि वक्त पर दवा न दी। एक मिनट, मेरा भी जवाब आनंद भाई, मेरा भी जवाब सुन लीजिए। शेर से एक जवाब दे लीजिए। राजेश जी अपनी बारी में, राजेश जी अपनी बारी में आराम से शेर से जवाब दीजिएगा, शेर से ही शुरुआत करिएगा, लेकिन अभी उनको बोलने दें प्लीज। ठीक है। इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति किन दलों ने की है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। दिल्ली के बाटला हाउस में जब आतंकवादियों से मुठभेड़ करते हुए हमारे पुलिस के वीर शहीद हो जाते हैं, तो इसी कांग्रेस के नेता बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि सोनिया गांधी जी को रात भर नींद नहीं आई, वो पूरी रात रोती रही। यह पूरे मीडिया में चला है ये बयान, अगर ये गलत हो तो मुझे बताइए। और उसी सोनिया गांधी के दूत बनकर दिग्विजय सिंह संजरपुर जाते हैं और आतंकवादियों के परिवार से मिलते हैं।
उन्हीं आतंकवादियों के परिवार से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे जाते हैं। ये कभी भी ब्रिगेडियर उस्मान के घर नहीं जाते, ये कभी बीर अब्दुल हमीद के घर नहीं जाते, ये कभी आजमगढ़ में ऐसे लोगों के घर नहीं जाते, ऐसे मुसलमानों के घर नहीं जाते जो देश और समाज के साथ है। ये हमेशा ऐसे लोगों के पास जाते हैं, ऐसे आतंकवादी परिवारों के पास जाते हैं जहां से इनकी तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति चलती है। आप मुझे बताइए कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, तो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, क्यों इन्होंने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत देश की सेनाओं से मांगे? आप बताइए, मांगे गए थे या नहीं मांगे गए थे? आयुष भाई मैं जवाब दूंगा जब इस देश में, ठीक है, अपनी बारी का इंतजार करें, पहले एक बार कंप्लीट होने जब इस देश में लगातार इस्लामिक आतंकवादी पकड़े जाने लगे, तो कांग्रेस पार्टी ने उसके विरोध में झूठा हिंदू आतंकवाद का प्रचार किया और हिंदुओं को कलंकित करने का काम कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ने किया है। और समाजवादी पार्टी उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार को समर्थन भी दे रही थी। और मैं आपको बताता हूं कि इनकी तकलीफ क्या है। आज भी कौन है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लोग कहते हैं कि जातों की खाल में फूस भर देंगे। इन्हीं के पार्टी के लोग हिंदू गर्दी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं के पार्टी के विधायक है। इन्हीं के पार्टी के लोग कहते हैं कि जब सरकार आएगी तो हम देख लेंगे। मैं बताता हूं इनकी तकलीफ क्या है। इनकी तकलीफ यह है कि कैराना में हिंदुओं का पलायन रुक गया। इनकी तकलीफ यह है कि कैराना में हिंदुओं की घर वापसी हुई। इनकी तकलीफ यह है कि अपराधियों की गाड़ी पलटी जा रही है। इनकी तकलीफ यह है कि गुंडागर्दी पर लगाम लगा दिया गया है। इनकी तकलीफ यह है कि लव जिहाद के खिलाफ कानून बना है। इनकी तकलीफ यह है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण और काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण क्यों हो रहा है। ये सारी तकलीफ इनकी है। आयुष भाई ये प्रवचन नहीं है, डिबेट है। और लोगों को सुना नहीं जा रहा मुझे। चलिए ठीक है आयुष भाई ये प्रवचन नहीं है, डिबेट है। और लोगों को नहीं राजेश, देखिए जितना समय मैं सबको दे रहा हूं उतना ही मुझे उनको भी देना पड़ेगा। और थोड़ा समय इसलिए ज्यादा क्योंकि दो लोगों के सवाल है, इसलिए थोड़ा समय मुझे उनको देना पड़ेगा क्योंकि एक एक करके वो जवाब देंगे। ठीक है, एक सेकंड अशोक जी, पहले अशोक जी से शुरू करते हैं। हाँ अशोक जी, आप बताइए। अशोक जी जवाब। हेलो जी अशोक जी जवाब दीजिए भाई, आनंद जी की बात का जवाब दीजिए। अच्छा इन्होंने बात एक खेल से शुरू की थी। अभी से सुनाई नहीं दे रहा है। अभी थोड़ी देर नहीं हम तो नहीं थोड़ी तकनीकी समस्या है, थोड़ा ऑडियो डिले है। ये देखिए, आप जिस तरह की बातों में उलझाते हैं। अभी मैंने मोदी जी का भाषण सुना था कि उलझा के रखा है कब से ख्वाबों और ख्यालों में, जिनका उत्तर नहीं मिलेगा ऐसे चंद सवालों में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी मैंने भाषण सुना है कि प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को फ्री अनाज देंगे। फ्री अनाज किसको मिलता है? जो बहुत गरीब होता है। अभी इनने 5 करोड़ गरीब बनाए हैं। अभी इन्होंने कहा था कि 1000 करोड़ रुपए हमने गरीबों बांटे हैं। ये नहीं कहा है, इनका ये मित्र गुजरात वाला 28,000 करोड़ लेके भाग गया है। 1000 करोड़ यहाँ गरीबों बांटते हैं। 15 करोड़ लोगों को गल्ला देंगे ये फ्री। अभी कहा है, इन्हें माफी मांगनी चाहिए। क्या प्रदेश को गरीब बना देंगे? क्या हमको गल्ला देंगे? आपको कहना चाहिए था हम फैक्ट्री खोलेंगे, हम बड़े उद्योग लगाएंगे, हम उनके जरिए नौकरी देंगे। लेकिन अभी मोदी जी ने कहा है कि 15 करोड़ लोगों को प्रदेश में हम लोग चल लीजिए। ये कहा है कि 15 करोड़ लोगों को हम गल्ला देंगे, हम फ्री राशन देंगे। क्या प्रदेश के 22 करोड़ लोगों में क्या 15 करोड़ आदमी गरीब होंगे? अरे आनंद जी, आपने जो गिनाई ये बातें, अगर हम गिनाने लगेंगे कि हम एक तरफ से अगली बार देखिए, आप पुरानी बातें लेके बैठ जाते हैं। आप बटाला घाट लेके बैठ गए। आज की बात करिए। योगी जी की तैयारी लौटने की है मठ में, वो जाने वाले 10 तारीख को है। आपके नेताओं के भाषण सुनिए, कितनी बौखलाहट है, चौरों में कितनी बौखलाहट है। केवल अच्छा, मैं एक बात जानना चाहता हूं, अखिलेश जी को चर्चित करने में किसका हाथ है? 2 महीने में अखिलेश जी को आपने राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय फिगर बना दिया है। आप प्रधानमंत्री होकर हमेशा उसका नाम लेते हैं। जिस आदमी पर कोई चारित्रिक दोष नहीं है, कोई आरोप नहीं है, कोई साबित नहीं कर पाए आपने पूरा 5 साल में टॉर्च लेकर ढूंढा, अखिलेश जी पर कोई आरोप नहीं लगा पाए, आप कोई साबित नहीं कर पाए। आज अपने आतंकी बताते हैं, आज अपने आतंकवादी बनाते हैं, आप उन्हें गुंडों का संरक्षक बताते हैं। जबकि इस आदमी ने कह दिया मंचों से, गुंडा मेरा समर्थक नहीं है, वोट मत देना। आतंकी मेरा समर्थक नहीं है, गलत काम करने वाला मेरा समर्थक नहीं है। ताकि बहस ये होनी चाहिए, पुरानी पाप मंग नहीं है। अगर मोदी जी के पाप गिनाने बैठ गया तो 1000 पाप हैं। ऐसा नहीं है, देश को बर्बाद कर दिया है, देश को बेचने का काम किया है। कितने उद्योगपति देश से लेकर पैसा भाग गए। ये किनका पैसा है? ये देश के गरीबों का पैसा जो लेके लोग भागे हैं और इनके संरक्षण भागे हैं।
आज तक वापस क्यों नहीं आए? हम आपसे जानना चाहते हैं चित्रांश जी, इस देश से जो पैसा लेके भागे उसमें देश के गरीबों का हिस्सा है। गरीब इसलिए भूखों मर रहा है मेरे देश के अंदर कि बड़ों को बड़ा बनाया जा रहा है और छोटों को छोटे। इसके लिए इस बार जो देखो वोट पड़ने जा रहा है, हम जानते हैं वोट पड़ता जातियों पर, लेकिन 20% वोट ऐसा होता है जो हवा के साथ चलता है, परेशानी देख के वोट देता है, एक परिवर्तन चलिए की अशोक बयान जी, लाता है। अब तो मुझे लगता है इस 10 बार तारीख में परिवर्तन समय की नहीं है। बयान मुझे है। लग रहा है कि उसका ये इंतजार हम लोगों को केवल कर लेना है, चाहिए, क्योंकि यहाँ ये कहने में और जमीन पर क्या हो रहा है वो जनता निर्धारित कर दे रही है। और अब तो देखिए 4th फेज आ गया, हम लोग तो 4th फेज में पहुंच रहे आयुष हैं, भाई। वोटिंग होनी है। देखते हैं कि किसकी बातों में कितना दम है। ठीक है, ठीक है। चित्रांश जी, आज जो है उसकी बात करिए। आप तो देर को राजेश बुलाते जी, हैं हमको। अब राजेश जी, हम नहीं आज ठीक के हालात है, बोलेंगे। आज के मुद्दे की बात होगी तो वो आपके समय की भी बातों को तो लाएंगे ना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसको स्किप कर जाए। वो दोनों तरफ से होंगी ना चीजें भाई, वो बताएंगे तो उनको जिक्र करना पड़ेगा ना उसी का। ठीक है, लेकिन राजेश जी, पहले राजेश जी आऊंगा, दुबे जी में आऊंगा, पहले राजेश जी। देखिए आयुष भाई, सबसे पहले तो हमारे जो आनंद भाई ने बड़े बड़े आरोप लगाए, तो मैं एक बिंदुवार उनका जवाब देना चाहता हूँ। मुझे 3 मिनट दीजिए, उसके बाद मुझे दूसरे डिबेट में जाना, मैं खुद चला जाऊंगा। जी, जी। 3 मिनट मुझे दीजिए। पहला, इन्होंने आतंकवाद पे आरोप लगाया। मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि मुंबई हमले में जो हमारे हेमंत करकरे साहब शहीद हो गए, जो देश के पुलिसिंग की सर्वोच्च बलिदान माना जाता है, उन हेमंत करकरे की शहादत पर सवाल उठाने वाली आतंकवादी प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव ब्लास्ट में जिनके स्कूटर का इस्तेमाल हुआ था, उनको भाजपा ने संसद भेजा। उस पर इनका क्या जवाब है? अरे इस देश के साधु संतों पर गोली चलवाने का इतिहास कांग्रेस पार्टी का है, और इस देश के साधु संतों का अपमान करने की परंपरा कांग्रेस पार्टी की रही है। नहीं आनंद जी सुनिए, आतंकवादी आनंद जी आराम से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, जवाब दीजिएगा तिवारी जी को। आप नोट करिए, मैंने इनको सुना था पूरा। पुलवामा की जो घटना, उसको पूरा देश जानता है कि राजनीतिक में आरोप है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते यह आरोप लगाता हूं कि पुलवामा की घटना भाजपा द्वारा सुनियोजित षड्यंत्र था। शहीदों की लाशों पर और इसका जवाब दे चुका है। आपकी यही वजह है कि आप कांग्रेस पार्टी शून्यता की तरफ बढ़ रही है। आप सिर्फ आतंकवाद का समर्थन नहीं करते हैं, बल्कि आप जैसे लोग आतंकवादियों के सरपरस्त हैं। आपकी सरपरस्ती में इस देश में आतंकवाद फैला हुआ है। आपके समय में मुंबई हमला होता रहा और आप डोजियर बेचते रहे। आप मुंबई हमलों में डोजियर बेचते रहे। हम डोजियर नहीं बेचते, हम डोजियर का काम करते हैं। हम पाकिस्तान में घुसकर मारने की क्षमता रखते हैं। यह क्षमता भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं है। जिन्होंने आंख बंद करके कश्मीरी भाइयों का कत्लेआम देखा, जिनके जवानों में पूरे भारत में बस धमाके होते रहे, जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक बस के धमाके करवाए, वह कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के सीधे सीधे खुलेआम आतंकवादियों के साथ रिश्ते हैं। भाजपा के पाप सुनिए अशोक भाई, एक्चुअली चोर मौसेरे भाई, दोनों आतंकियों के चोर मौसेरे भाई, कांग्रेस और सपाई, ये है आतंकवादियों और गुंडों के भाई, और साथ में मिलकर खाते हैं सत्ता की मलाई। को विधायक बनाने वाले कौन लोग थे? जिस समय अपराध हुआ उस समय वह किसकी पार्टी में थे? जरा बताइए। अरे उनको जेल भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कुलदीप सेंगर जैसे लोगों को माफिया और गुंडा बलात्कारी बनाने वाली समाजवादी पार्टी है, उनको जेल भेजने वाली भारतीय जनता पार्टी है। आजम खान, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इनको माफिया बनाने वाले कौन लोग हैं? यही कांग्रेस समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज इनकी खिड़की बंद रही है, ये थर कांप रहे हैं और जेलों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। बलात्कार के संरक्षक आप हैं, अपराधियों को राम रहीम के चेले हैं आप लोग, ये भाई राम रहीम के चेले हैं, बलात्कारियों का समर्थन। अरे गायत्री प्रजापति को गाड़ी में बैठाकर घुमाने वाले, गायत्री प्रजापति को गाड़ी में बैठाकर घुमाने वाले और सुप्रीम कोर्ट की नोटिस पर FIR दर्ज करवाने वाले कौन लोग हैं?
आपका एसपी, आपका अरे सुनिए, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी का तो पार्टी का तो पूरा चरित्र ही दागदार है। आपके पार्टी में गुंडे, माफिया, आतंकवादी, दंगे के आरोपी, अगर गुंडे, माफिया, दंगाइयों की कोई सड़स्थली है तो वह कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी है। देशद्रोहियों का कोई अड्डा है, कोई ठिकाना है तो वह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि देश को तोड़ने वाली जितनी भी ताकतें हैं उनसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गुप्त गठबंधन है। हिसाब की जगह हिसाब लेना पड़ेगा। हिसाब के हिसाब से नहीं मांग सकते। अरे हिजाब पर आपके मुंह क्यों बंद है बताने की आवश्यकता नहीं। हिजाब विवाद में एक लड़के की हत्या हो जाती है और आप खामोश है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू है, वो सिर्फ हिंदू है इसलिए आप खामोश है। वैसे शर्म आपको आएगी नहीं, शर्म आती नहीं आपको। नहीं, शर्म तो आपको करनी पड़ेगी। जिन्होंने देश में इमरजेंसी लगाया, जिन्होंने निर्दोष सिखों का कत्लेआम करवाया, जिन्होंने कई बार देश में चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया, जिन्होंने देश में आतंकवादी हमले कराए, जिन्होंने देश में भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया, शर्म तो कांग्रेस पार्टी को आनी चाहिए। अरे आप तो वो लोग हैं जिन्हें शर्म भी नहीं आती और बेशर्मी के साथ टेलीविजन पर बैठकर डिबेट करते हैं। झूठों, मक्कारों, गद्दारों, अरे झूठे, मक्कार, गद्दार, भ्रष्टाचारी, गुंडा, माफिया, बलात्कारी, अगर सबको एक शब्दों में समेटना हो तो उनको हम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कह सकते हैं। फौजियों को जगह मनाने का षड्यंत्र करने वाला मेरा आरोप है, जिम्मेदारी से आरोप है। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते आरोप लगाता हूं कि पुलवामा में आपने फौजियों की हत्या कराई है, सुनियोजित हत्या कराई सत्ता पाने के लिए। पहले गुजरात में आपने, अरे भाई, जिसने अपनी कुर्सी के लिए लाखों सिखों का कत्लेआम करा दिया, सिखों का कत्लेआम कराया, साधु सन्यासियों पर गोली चलाई, कश्मीरी भाइयों की हत्या करवाई, इस देश में सुनियोजित दंगे करवाए, वह कांग्रेस पार्टी है। इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी शून्यता की तरफ बढ़ रही है। लेकिन दुख इस बात का है कि आपको अब भी अफसोस नहीं है, आप आज भी आत्मचिंतन नहीं करना चाहते हैं, आज आप भी अपनी गलतियों से सीख नहीं ले रहे हैं। आज आप भी बेशर्मों की तरह बैठकर टेलीविजन चैनल पर डिबेट कर रहे हैं। अपराधी शरणम गच्छामी, बाबा राम रहीम मेरी मदद करो, जय श्रेणी दे दिया आपने। अरे आपको शर्म आनी चाहिए आनंद भाई, भाजपा के लोगों आपको अरे शर्म तो आपको आनी चाहिए महोदय, जिन्होंने अपनी कुर्सी के लिए इस देश में इमरजेंसी लगा दिया, जिन्होंने अपनी कुर्सी के लिए सिखों का कत्लेआम करवाया, जिन्होंने अपनी कुर्सी के लिए कश्मीरी भाइयों का कत्लेआम करवाया, जिन्होंने इस देश में आतंकवादी हमले करवाए, जिसके समय में इस देश के हर इलाके में बम फूटते थे। बताइए, आप बताइए, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, कश्मीर को छोड़कर पूरे हिंदुस्तान में बता दीजिए आतंकवाद की एक भी घटना हुई हो तो बताइए। हथियारों को मंत्री बनाते हैं, बताइए। चलिए ठीक है, इतनी देर से आप लोगों ने जिन मुद्दों का भी जिक्र किया, इसका उत्तर प्रदेश के चुनावों के साथ क्या संबंध है? मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? उत्तर प्रदेश के मुद्दों का जिक्र क्यों नहीं हो रहा है? कोई कश्मीर का जिक्र कर रहा, कोई पाकिस्तान का जिक्र कर रहा, कोई 84 के दंगों में पहुंच जा रहा। उत्तर प्रदेश के मुद्दों का जिक्र क्यों नहीं हो रहा है? उत्तर प्रदेश के मुद्दों का जिक्र क्यों नहीं हो रहा है? एक सेकंड, चलिए पहले आनंद जी, उत्तर प्रदेश के मुद्दों का जिक्र क्यों नहीं हो रहा? उसके अलावा सारी बातों का जिक्र हो रहा है यहाँ पर। ये उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर ही डिबेट शुरू हुई, लेकिन जब आप बात तुष्टीकरण की करेंगे, बात आतंकवाद की करेंगे तो पूरे देश की बात की जाएगी, पूरे देश की बात की जाएगी। मैं तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को कहता हूँ कि वो विकास पर डिबेट करें, विकास के आंकड़े वो रखे और हम भी रखते हैं, वो डिबेट करके दिखाएं। मैं दावे के साथ कहता हूँ वो डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे क्योंकि उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। चलिए, अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा मुझे यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि देखना यह है कि जिन मुद्दों का यहां पर जिक्र हो रहा था, या आरोप अभी जो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर लगा रही है, उसका चुनावों पर असर क्या कुछ होता है। आज बड़ी बहस तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही।